4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के विधानसभा का चुनावों का नतीजा सामने आता है और इस नतीजे में साफ साफ पता चलता है कि जो पार्टी पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल के ऊपर राज कर रही थी, यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी, वो बुरी तरह से हार गई है और बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट लेकर आई है, यानी कि बहुमत से भी ज़्यादा सीट लेकर आई है। इसकी वजह से बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी और यहाँ पे एक नाम सामने आ रहा था, शुभेंदु अधिकारी, कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन दोस्तों अचानक से ही क्या होता है, 6 मई 2026 की रात को लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास का समय होता है। शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट अपने घर पे जा रहे थे, उन्हें कोई गोलियों से भून देता है और उनका कत्ल हो जाता है। इसके बाद ये हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है और सभी जगह, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पे शोर हो जाता है कि शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को किसी ने गोलियों से भून दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बीजेपी वाले जो है टीएमसी वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन टीएमसी वाले साफ साफ कह रहे थे कि भाई हमने तो कुछ करवाई नहीं है, आप चाहो तो आप इसकी उच्च स्तरीय तरीके से जाँच करवा लीजिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये मामला जो है एसआईटी और सीआईडी के हाथ में चला जाता है और जब एसआईटी और सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल करती हैं, तब जाके पता चलता है कि जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को मारा था, उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी और उन गलतियों की वजह से इन लोगों के नाम, अते, पते, ठिकाने सब कुछ सामने आ गए। इनमें से 2 लोग बिहार के बक्सर के थे और एक उत्तर प्रदेश के बलिया का था। अब पुलिस वालों ने क्या किया, इन लोगों को इनके घर पे जाके गिरफ्तार कर लिया और अब इन्हें गिरफ्तार करके कोलकाता ले गई है पुलिस और वहाँ पे इनसे पूछताछ चल रही है। दोस्तों आखिर इन लोगों ने शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को क्यों मारा और पुलिस ने इनको कैसे गिरफ्तार किया, आज की कहानी में यही जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पश्चिम बंगाल से और पश्चिम बंगाल के इस समय पे मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी। 4 मई 2026 को विधानसभा के चुनावों के नतीजे सामने आए थे, जिसमें बीजेपी जीती थी और टीएमसी हारी थी। उसके बाद में नाम सामने आता है शुभेंदु अधिकारी का कि शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके एक पर्सनल असिस्टेंट थे जिनका नाम था चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ रथ के बारे में बताया जाता है कि चंद्रनाथ रथ की मेहनत थी, जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन पाए। अब चंद्रनाथ रथ के साथ क्या होता है दोस्तों, 6 मई 2026 की रात को लगभग 9 बजे के आसपास का समय होता है। चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में बैठते हैं, उनके साथ में एक ड्राइवर होता है और उनका एक साथी होता है मिंटू। ये लोग कोलकाता से पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के दोहरिया एक इलाका है, उधर की तरफ से गुजर रहे होते हैं। चंद्रनाथ का रथ 24 परगना में ही है। अब चंद्रनाथ रथ जो है गाड़ी में बैठ के अपने साथी से और ड्राइवर से बात करते करते जा रहे थे। कोलकाता से 24 परगना तक जाने में लगभग पौन घंटे से 1 घंटा लगता है। रात को 10 सवा 10 बजे के आसपास का समय था। ये दोहरिया इलाके में घुस जाते हैं। मेन रोड से पतली सी गली थी, उधर से अंदर होके जा रहे थे। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, इनकी गाड़ी जो है जब रोड से जा रही थी, रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, 25-30 फीट की होगी, वहाँ से अब जा रही थी, तभी इनके सामने माइक्रा निशांत कार आके अचानक से ओवरटेक करके सामने रुक जाती है। ये सोचते हैं कि शायद कार जो है, जो माइक्रा निशांत आई है, वो आगे से मुड़ के घूम के जा रही होगी, चाहे जो भी होगा, चाहे ख़राब हो गई होगी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और थोड़ी देर तक इंतज़ार करते हैं कि भाई पहले ये निकल जाए, उसके बाद हम निकल जाएंगे। अब वो गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती, लेकिन ये लोग बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, अंधेरी गलियों में से एक मोटरसाइकिल निकल के आती है। उस मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लोग बैठे होते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, चंद्रनाथ रथ की गाड़ी की बगल में जाते हैं और ड्राइवर के अपोजिट साइड में जाके, जिधर की साइड चंद्रनाथ रथ था उधर की साइड आते हैं और जो उनकी गाड़ी थी स्कॉर्पियो, उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लगातार फायरिंग करते रहते हैं, जिसमें लगभग 8-10 राउंड गोली चलती हैं। अब जो चंद्रनाथ रथ हैं, उनके एक जबड़े में गोली लगती है, एक पेट में लगती है, एक पीठ में लगती है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही मर जाते हैं। उनकी बगल में उनका ड्राइवर बैठा था, 3 गोलियां उसको लगती हैं।
वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उनका एक साथी भी था जिसका नाम है मिंटू। मिंटू जो है पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था और जिस समय पे गोलियां चल रही थी तो वो डर जाता है और डरने की वजह से वो क्या करता है, पीछे वाली सीट और आगे वाली सीट के बगल में जो जगह होती है उस जगह में घुस जाता है और मुंह को नीचे छुपा के शांति से पड़ा रहता है जब तक गोलियां चलती रहती हैं। अब वो लोग देखते हैं कि चंद्रनाथ रथ मर गया है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो कार आई थी उस कार में से भी आदमी निकलता है और तीनों लोग मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो मिंटू था पीछे से निकल के आता है और देखता है कि चंद्रनाथ रथ और उसके ड्राइवर को गोलियां लगी हुई हैं। अब वो वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देता है और जिस समय पे गोलियां चल रही थी तो आसपास में शोर हो गया था कि भाई कहीं पे गोली चल रही है, आसपास के लोग भी आते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, आसपास के लोग इन्हें आनन फानन में ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि जो चंद्रनाथ रथ है वो तो मौके पर ही मर गया, जो कि शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन जो ड्राइवर है वो बुरी तरह से घायल हो गया है। इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और वो अभी भी आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब दोस्तों चंद्रनाथ रथ के बारे में सामने आता है कि चंद्रनाथ रथ जो हैं पश्चिम बंगाल के होने वाले शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट हैं। ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है क्योंकि अभी तो उन्होंने चुनाव जीते हैं, अभी वो मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, उससे पहले ही उनके पर्सनल असिस्टेंट को किसी ने गोली मार दी। अब जब चंद्रनाथ रथ के बारे में सामने आता है तो पता चलता है कि चंद्रनाथ रथ जो है पढ़ने लिखने में बड़े होशियार थे और अपनी मेहनत से वो भारतीय वायुसेना में जाते हैं और भारतीय वायुसेना में वो 20 साल तक सेवाएं देते हैं। उसके बाद वो BRS ले लेते हैं, BRS लेकर वो अपने घर पे आ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वो राजनीति में जाएं और राजनीति में जाने के लिए वो क्या करते हैं, TMC पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उस समय पे TMC पार्टी का पश्चिम बंगाल पे राज चल रहा था, उसकी मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के जो राइट हैंड थे वो थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी से चंद्रनाथ रथ मिलते हैं और उसी समय से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जो चंद्रनाथ रथ हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उन्हें जो भी काम करना था शुभेंदु अधिकारी के लिए करना था, लेकिन थोड़े समय बाद ही जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका मन जो है TMC में लगता नहीं है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में बातें बनती नहीं हैं, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी क्या करते हैं, TMC पार्टी को छोड़ देते हैं और BJP को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है वो कोई पार्टी के लिए तो काम कर नहीं रहा था, वो शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहा था, इसीलिए वो क्या करता है, वो भी TMC को छोड़ के शुभेंदु अधिकारी के साथ BJP को ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो चंद्रनाथ रथ है बताते हैं कि उसकी मेहनत की वजह से ही शुभेंदु अधिकारी जो है 2 बार चुनाव जीते हैं, साल 2021 में और साल 2026 में 2 सीटों से शुभेंदु अधिकारी चंद्रनाथ रथ की वजह से ही चुनाव जीते हैं, क्योंकि उनके चुनावों के पीछे जो भी रणनीति होती थी वो चंद्रनाथ रथ की होती थी। अब दोस्तों चंद्रनाथ रथ पश्चिम बंगाल के होने वाले मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट हैं। जैसे ही वो चुनाव जीते उसके दूसरे दिन ही चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई। अब जैसे ही इसमें गोली मारी गई तो दोस्तों ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि मुख्यमंत्री यानी कि होने वाले मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट को किसने गोली मारी। अब जितने भी BJP वाले हैं वो सभी जो है TMC वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि TMC वालों के पास गुंडे हैं, यही लोग हैं जो मुख्यमंत्री और उनके पर्सनल असिस्टेंट को मारना चाहते होंगे और इन्होंने मुख्यमंत्री से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो पर्सनल असिस्टेंट है उसे मार डाला। अब हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर चंद्रनाथ रथ की हत्या की तो किसने की और क्यों की। अब दोस्तों इस मामले को जो है CID को सौंप दिया जाता है, SIT भी गठित की जाती है और इसके बाद CID और SIT वाले क्या है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं और जब जांच पड़ताल करते हैं तब जाके वो मौके पर जाते हैं और मौके पर जाके जो कार मिली थी माइक्रा निशांत उसे देखते हैं, उसे अच्छी तरह से चेक करते हैं और जब उस कार को अच्छी तरह से चेक किया जाता है तो दोस्तों जो उसके चेसिस नंबर थे और जो उसका इंजन नंबर था वो बुरी तरह से घिस दिया गया था, यानी कि उस कार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती थी और जो उसकी नंबर प्लेट थी वो तो फर्जी थी ही और जो नंबर प्लेट थी वो फर्जी थी। अब दोस्तों उस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी लेते हैं पुलिस वाले। अब जब मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी ली जाती है तो जहाँ पे चंद्रनाथ रथ में गोली मारी गई थी उससे लगभग 6 किलोमीटर दूर एक लावारिस मोटरसाइकिल मिलती है और ये वही लावारिस मोटरसाइकिल है जिस पे
जो हत्यारे आए थे जिन्होंने गोली चलाई थी चंद्रनाथ रथ के ऊपर, ये वही वाली मोटरसाइकिल है। अब इस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी ली जाती है। इस मोटरसाइकिल के बारे में भी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इसके भी नंबर प्लेट गलत थी, इसके भी इंजन और चेसिस पे कोई नंबर नहीं था, सब रगड़ दिए गए थे। अब पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हैं। और जब पुलिस वाले उस फुटेज को चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये लोग जो है मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं। अब भागते भागते क्या करते हैं, ये 6 किलोमीटर दूर जाके उस मोटरसाइकिल को रोड पे ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके बाद उन्हें एक कार मिलती है, लाल कलर की कार होती है। अब ये लोग उस कार में बैठ जाते हैं और कोलकाता से 24 परगना से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हाईवे पे कार दौड़ रही होती है। अब पुलिस वालों ने जहाँ जहाँ तक इनकी कार सीसीटीवी कैमरे में जाती हुई दिख रही थी, उस पूरे एरिया का एक रोड मैप बना लिया था। अब पुलिस को ये भी पता चल गया था कि इनकी कार जो है हाईवे पे गई है। हाईवे पे गई है तो आगे ही थोड़ी ही दूरी पर एक टोल प्लाज़ा है। अब ये लोग भी टोल प्लाज़ा पे गए थे। अब टोल प्लाज़ा पे जैसे ही ये लोग जाते हैं, वहाँ पे इनकी गाड़ी को रुकवा लिया जाता है, क्योंकि इनके जो गाड़ी का नंबर प्लेट थी वो गलत थी और इनके जो गाड़ी है उसका फास्टैग भी नहीं था। अब ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके टोल प्लाज़ा वाले से बात करते हैं। टोल प्लाज़ा वाला कहता है कि आप या तो फास्टैग से आप पेमेंट कीजिए या ऑनलाइन कीजिए। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कैश है, कैश ले लो, लेकिन टोल प्लाज़ा वाला साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, नो कैश का बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे कि कैश यहाँ पे नहीं चलेगा, या तो ऑनलाइन या फिर फास्टैग। अब इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जो लोग बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर, उनमें से एक आदमी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। अब उनमें से एक आदमी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और जैसे ही उन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसकी पूरी डिटेल जो है पेमेंट के साथ में ही चली गई। उसका नाम, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट से अब पुलिस वालों को पता चलनी है। अब ये लोग वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस वालों को ये वाली बात पता चल चुकी थी कि वो लोग जो है टोल प्लाज़ा क्रॉस करके गए हैं। अगर उन्होंने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है तो ऑनलाइन पेमेंट किया होगा या फिर फास्टैग से किया होगा। दोस्तों इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट चालू हुआ है टोल प्लाज़ा पे और फास्टैग भी, कि अपराधी भागे तो उसके बारे में पता चल जाए। अब पुलिस वाले टोल प्लाज़ा पे जाते हैं। टोल प्लाज़ा पे जाके देखते हैं कि वही लाल वाली गाड़ी वहाँ से गई है और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, टाइम भी आ जाता है। अब पुलिस वाले उस ऑनलाइन नंबर को देखते हैं कि किस मोबाइल से इसको जो है ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। उसके बाद पूरा पता ठिकाना सब निकाल लेते हैं उस ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ही। तब पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो व्यक्ति बिहार के बक्सर का रहने वाला है। उसका नाम है मयंक राज मिश्रा। अब पुलिस क्या करती है, सीधे ही बिहार के बक्सर जाती है और वहाँ पे जाके मयंक राज मिश्रा को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मोबाइल की लोकेशन निकालती है, उसका CDR भी निकालती है। मयंक राज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके बाद में जब मयंक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके थ्रू एक और आदमी सामने आ जाता है और उसका नाम होता है विक्की मौर्य। विक्की मौर्य जो है हिस्ट्री सीटर है, पुराना इतिहास रहा है इसका बदमाशी में। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इन दोनों के हवाले से एक नाम और आता है सामने। उसका नाम होता है राज सिंह। राज सिंह जो है उत्तर प्रदेश के बलिया का सदर कोतवाली के आनंद नगर इलाके का रहने वाला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके घर पे जाते हैं। अब जब घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि जो राज सिंह है वो अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ अयोध्या गया है राम जी के दर्शन करने। अब पुलिस वाले इसके मोबाइल को ट्रैकिंग पे डालते हैं और जो इसके साथ में लोग गए होते हैं उनका नंबर भी ले लेते हैं, उनके नंबर को भी ट्रैकिंग पे डालते हैं। अब राज सिंह अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ अयोध्या से दर्शन करके आ रहा होता है। पुलिस ने यहाँ पे जाल बिछा दिया है उसे गिरफ्तार करने का। अब राज सिंह क्या है, इन लोगों को भूख लगती है, रात का समय होता है तो ये लोग जो है खाना खाने के लिए ढाबे पे रुक जाते हैं। अब ये लोग वहाँ पे खाना खा ही रहे होते हैं, तभी पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे राज सिंह, उसके परिवार के लोगों को, उसके यार दोस्तों को, सबको हिरासत में ले लेते हैं। अब परिवार वाले उसके यार दोस्त को समझ नहीं पाते कि भाई बात क्या है। तब जाके पुलिस वाले बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जो पर्सनल असिस्टेंट है उसका कत्ल हुआ है और उस कत्ल में आपके बेटे का नाम है।
पुलिस ने इसकी परिवार के लोग, इसकी माँ, इसके यार दोस्त सबको छोड़ दिया, लेकिन जो राज सिंह है उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पुलिस मुख्यालय में लेके आते हैं। पुलिस मुख्यालय का नाम है भवानी भवन। वहाँ पे लाके इससे पूछताछ की जाती है और जो इसके दो साथी हैं मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य, इन दोनों को भी वहाँ पे लेके आते हैं, इनसे भी पूछताछ होती है। अब जैसे ही तीन लोग सामने आते हैं तो सभी जगह शोर मच जाता है कि चंद्रनाथ रथ के कातिलों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस इनसे पूछताछ करती है और पूछताछ करके इनको कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करती है और जज साहब से इनकी 13 दिन की रिमांड मांगी है, क्योंकि 13 दिन में पुलिस वाले क्या है इनसे एक एक चीज़ उगलवाएंगे कि आखिर इनको कत्ल करने के लिए किसने भेजा, इनके पास हथियार कहाँ से आए, इन्होंने प्लानिंग कैसे की और इन्होंने चंद्रनाथ रथ को ही क्यों मारा, वजह क्या थी सारी। अब दोस्तों पुलिस जो है इनसे सारी जानकारी ले रही है, लेकिन जो राज सिंह है उसकी माँ जो है मीडिया के सामने आती हैं, जिनका नाम है जामवंती सिंह। अब इनकी माँ जो है मीडिया के सामने आती हैं, जो कि डाक विभाग में काम भी करती हैं। वो साफ साफ कहती हैं कि मेरे बेटे ने कभी कलकत्ता देखा ही नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा आज तक कोलकाता गया ही नहीं, मेरे बेटे को तो फंसाया जा रहा है। उसकी राज सिंह की माँ जो है अपने बेटे की रोज़ाना की दिनचर्या मीडिया के सामने रख देती हैं। वो बताती हैं कि 7 तारीख को मेरा बेटा लखनऊ में एक शादी में गया था, 8 तारीख को इचौछा शरीफ करके एक जगह है वहाँ पे गया था और 9 तारीख को हमारा पूरा परिवार अयोध्या राम जी के दर्शन करने गए थे। अब आप ही बताइए कि मेरा बेटा कोलकाता कब गया और वहाँ पे जाके इस हत्याकांड को अंजाम दे के कब आया। मेरा बेटा तो इन लोगों को जानता भी नहीं है। अब पता नहीं पुलिस मेरे बेटे को क्यों इस पूरे मामले में घेर रही है, लेकिन दोस्तों एसओजी जो है इस पूरे मामले की जांच ले रही है और जांच लेने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इन तीनों आरोपियों ने उन चंद्रनाथ रथ का कत्ल क्यों किया। लेकिन जैसे ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो देश और दुनिया में हर जगह ये चर्चाएं होना शुरू हो गई कि आखिर इन लोगों ने चंद्रनाथ रथ को क्यों मारा। लेकिन दोस्तों जो राज सिंह है उसके बारे में एक और चीज़ सामने आ रही है। जो लोग बता रहे हैं कि राज सिंह जो है इन लोगों को गाड़ी और जो हथियार हैं ये इन लोगों के लिए प्रबंध जो है राज सिंह ने किया है। लेकिन जब एसआईटी और सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर लेगी तभी हम कह पाएंगे कि राज सिंह ने इन लोगों के लिए किसी चीज़ की व्यवस्था कराई थी या नहीं कराई थी, या फिर राज सिंह इस पूरे हत्याकांड में शामिल था या नहीं था। अभी तक कोई भी चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला बड़ा ही हाई प्रोफाइल है। साथ में ही इस हत्याकांड के 3 दिन बाद ही जो चंद्रनाथ रथ जिनका पर्सनल असिस्टेंट था शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम की शपथ भी ले ली। अब जो सीएम है उसके पर्सनल असिस्टेंट को किसी ने मारा है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये बीजेपी के हैं। अब बीजेपी वाले ये तो बाल की खाल को भी निकाल लेंगे। अब पता चलेगा कि आखिर इन लोगों ने ही चंद्रनाथ रथ को मारा था या किसी और ने मारा था, ये समय बताएगा। लेकिन जैसे ही ये वाली जानकारी सामने आएगी तो मैं पूरी डिटेल में आपके सामने लेकर आऊँगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में 8 लोग शामिल हैं, लेकिन ये 8 लोग कौन हैं और किसने इनको भेजा है। पुलिस और सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये मुख्य कातिल तक भी पहुंचेंगे। अगर इन तीनों ने कत्ल किया है तो ये तीनों ही कातिल हैं, अगर इन तीनों ने नहीं किया तो जिसने कत्ल किया है उस तक भी पहुंचेंगे और उसकी वजह क्या है ये भी जानकारी सामने आएगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।